हाय डियर फ्रेंड्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन है दोस्तों 2021-22 के लिए। इस सत्र में जो आने वाले प्रश्न उत्तर है उसको सारे को मैं सॉल्व कर दिया हूँ, पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड से बनाया हूँ। देखिए ये पार्ट 2 है दोस्तों, इसके पहले आपको पार्ट 1 भी देखना होगा, है ना। मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया क्योंकि वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाने पर बहुत सारे बच्चे जो है मिस कर जाते, वीडियो नहीं देखते। तो देखिए इसमें मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन को पहले वीडियो में दिया था। ये सेकेंड वीडियो है जिसमें प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 27 तक के जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, इसको अपन सॉल्व करने वाले। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपन सॉल्यूशन पर जाते हैं। इसका PDF चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल जो है भेज दूंगा इसमें व्हाट्सएप में, ठीक है। ये फ्री में मिलेगा आपको, कहीं से भी कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जो पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड से बनाया गया है और पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, है ना, आपको सिर्फ वीडियो सुनना है। यदि आप काम करने वाले हैं, कहीं ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, समय नहीं मिल पाता है ना, तो आप वीडियो को अवश्य 10 मिनट सुनिए। सुनने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद आएंगे। मेरा दावा है दोस्तों, सुनने से बहुत जल्द याद हो जाता है ना। आपको ज़्यादा पुस्तक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर समय नहीं है तो सिर्फ वीडियो को 2-4 बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे। प्रश्न 21 है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अभिजातों की संख्या पर चर्चा करना है। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान इस पर चर्चा करते हैं। देखिए प्रारंभ में अभिजात वर्ग राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। समाज में इसका बहुत अच्छा स्थान था। आपको अपने शब्दों में लिखना है, याद रखिए। जैसा इसमें गाइड वगैरह में दिया वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको अपने शब्दों में अच्छे तरीके से जैसा उसमें जो बात बताया है वही लिखिए। तो अभिजात वर्ग के जो लोग हैं बड़े लोग होते थे, है ना, इनका समाज में बहुत अच्छा स्थान होता था। ये सेना के कमांडर होते थे, है ना। युद्ध के हालात में जो है यही जो है मुखिया होते थे। स्थिति और शक्तियों को समय समय पर ये जो है बढ़ा सकते थे, यानी कि ये एक शक्तिशाली समूह था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के दौरान अभिजात जो है सबसे शक्तिशाली माना जाता था। ये सेना का कमांडर भी होता था। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, जो लिखा हुआ है उसको देखिए ही आप, है ना। PDF भी आपको मिल जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सुनिए भी। तो इस प्रकार अभिजात वर्ग के बारे में आपको छोटा सा संक्षिप्त में लिखना है 4 नंबर के लिए। इसके बाद प्रश्न 22 है, दादा भाई नौरोजी और RC दत्त जैसे नेताओं ने आर्थिक राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो आर्थिक राष्ट्र विकास के योगदान के लिए क्या क्या उन्होंने बोला था, इस सारी बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा। तो भारत में लगातार आर्थिक शोषण को समझने के एक अंग के रूप में राष्ट्रीय नेता विशेषकर दादा भाई नौरोजी ने निष्कासन सिद्धांत को विचार के लिए सामने लाया। अब ये निष्कासन सिद्धांत क्या है? निष्कासन सिद्धांत जो है अंग्रेजों को दूर भगाना, उसके द्वारा जो पद्धतियाँ लागू की गई थी, शासन लागू किया गया था, इसको निष्कासित करना यानी हटाना, ये इन लोगों का प्रमुख उद्देश्य था। वो जो है इन लोग बोले कि हाँ, हमारे जो संस्कृति है इन लोग इसका उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और नए नए नियम इसमें लागू कर रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को देख रहे हैं, है ना। ये सारी बातों को आप लोग लिखना है। और इन लोग क्या कर रहे थे, भारतीय खजाने से बहुत सारे धन को निकाल कर उद्योग धंधों में लगा रहे थे। कौन? अंग्रेज लोग, है ना। यानी हमारे ही देश में उद्योग धंधे स्थापित करके हमारे ही खजाने को लूटा जा रहा था, जिसके खिलाफ दादा भाई नौरोजी ने, है ना, और भी है बहुत सारे, अरविंदो घोष ने, सारे ने, है ना, जो है इनका विरोध किया। तो हमारे देश को निर्धन बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। ये जो है ना, हम ही लोग के पैसे को हमारे कंपनी में काम करके, उद्योगों में काम करा के हम ही लोग के सोने चांदी को हमको ये जो है देते थे। तो इन सब का इन्होंने विरोध किया, यही है आंसर। प्रश्न 23 है, अजंता और एलोरा की कलाओं के बारे में हम क्या जानते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को, छोटे चीज़ों को याद रख लीजिए दोस्तों। देखिए पहले इसके गुफा के बारे में याद कर लीजिए, इसमें चित्र कैसे बनते थे वो याद कर लीजिए। मैं 2-3 जो बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिए, है ना। और बौद्ध के बारे में इसको याद कर लेना है। तो अजंता और एलोरा की गुफा में, है ना, बौद्ध के चित्रों का वर्णन किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश की गुफा एलोरा तथा अजंता महाराष्ट्र में पाई गई। अजंता में चित्र का विषय बुद्ध के जीवन से लिया गया है। बुद्ध के बारे में पूरा जातक कथाओं के बारे में उसमें लिखा हुआ है दोस्तों। ये सारी बातों को आपको लिख देना है। अजंता और एलोरा की कलाओं को गुप्त व काटक शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। वे मोटे तौर पर 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की है। यह चित्र अपने रंगों की दृष्टि से उल्लेखनीय है।
ऐसा माना जाता है कि 6वीं से 7वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के भी शासन करने वाले पल्लव राजाओं के समय महाबलीपुरम गुफा की कला अजंता और एलोरा की कला में इस्तेमाल की गई कलात्मक तकनीकों से प्रेरित है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न 24 और 25। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 5 नंबर है दोस्तों। मैंने पूरे अंक सहित प्रश्न उत्तर बनाए हैं। पार्ट 1 को अवश्य देखिएगा, आपको बार बार बोल रहा हूँ, पार्ट 1 का लिंक इसमें रहेगा, उसको क्लिक कर लेना। इतिहास की पुनः रचना के स्रोतों के रूप में सिक्कों के विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर सिक्कों के बारे में लिखना है, यानी हमारे देश में किस प्रकार के सिक्के थे उस समय इतिहास में, उसको बताना है। तो पहला देखिए, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा है इसके अंतर्गत सिक्कों पर उकेरी हुई लिपि और आकृतियाँ ही नहीं बल्कि धातुओं के विश्लेषण जैसे तत्व भी आते हैं, यानी कि सिक्कों पर जो चित्र लिपि होता था है ना, उसका भी वर्णन है। तीसरा है सिक्के अधिकतर किससे बनाए जाते थे, तांबा, चांदी, सोना। उस समय सोने चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। ठीक है, चौथा है भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले सिक्कों में कुछ चिन्ह बने होते थे, है ना। ठीक है, जिसे आहत सिक्के कहा जाता था। पांचवा है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं गुप्त वंश के शासकों ने जारी की थी। सबसे पहले जो है स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की जो मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, उसको सबसे पहले गुप्त वंश के शासक ने जो है लाया था भारत। प्रश्न 25 है, पश्चिम यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए। जनसंख्या परिवर्तन ने मानवीय रहन सहन तथा जनसंख्या के वितरण को बहुत बदल दिया। उदाहरण के लिए 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में लगातार प्रवास एक महत्वपूर्ण घटक रहा। 1901 से 1915 में यूरोप में अत्यधिक मात्रा में प्रवास हुआ। प्रवास का अर्थ होता है दोस्तों स्थानांतरण। जैसे हमारे गांव में हमारे पास रोजी मजदूरी नहीं है, खेती किसानी से ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, शहर चले जाते हैं और किसी कारखाने में काम करते हैं। इस प्रकार जो है लोग जो है अत्यधिक प्रवास यानी एक देश से दूसरे देश जो है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यानी कि धन कमाने के लिए भूखे मर रहे थे लोग उस समय। तो मरता क्या न करता, मजबूरी में वे जो है दूसरे देश जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता था वहाँ रोजी मजदूरी के लिए चले जाते थे और वहाँ जो है जनसंख्या वृद्धि जो है लगातार होता गया। यही जो है मुख्य कारण है ना। लोग आ रहे हैं, है ना, यूरोप में आ रहे हैं। देखिए कुछ देशों का नाम भी दिया है, यूरोप से आ रहे लोग और जा कम रहे थे, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है लोग जा रहे हैं कोई देश में और वापस नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ की जनसंख्या लगातार जो है बढ़ती जा रही थी। तो इस प्रकार जो है इसको लिखना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप भी याद कर लेना दोस्तों अच्छे से, है ना। इसके बाद प्रश्न 26 और 27 में आते हैं। देखिए मैं संक्षिप्त में समझा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से सुनकर उसको नोट करना है। 2 क्वेश्चन और बच गया, 26 और 27। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और अरविंदो घोष के दृष्टिकोण से कौन से धर्म और राष्ट्रीयता में परस्पर क्या संबंध था, स्पष्ट कीजिए। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद के अतिरिक्त अन्य उपाय भी थे जिसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की भावना अभिव्यक्ति की जा रही थी। 19वीं शताब्दी के दूसरे सदी के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में विचार अस्तित्व में आया। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दयानंद सरस्वती है, अरविंदो घोष जैसे नेताओं ने हिंदू धर्म और उनकी भावनाओं को भारतीय राष्ट्रवाद के पीछे की प्रेरक शक्ति बना दिया। उन्होंने भारत में ब्रिटिश की उपस्थिति को पश्चिमी सभ्यता द्वारा भारत की सभ्यता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के रूप में देखा। वे इस प्रभुत्व के पूरी तरह विरुद्ध थे। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। ये ब्रिटिश जो है क्या परोस रहे थे, अनेक प्रकार से उद्योग धंधे स्थापित करके, है ना, और इसका अंधानुकरण करके और बहुत सारे इन लोग जो है जैसे टीवी का युग आ गया था उस समय, तो लोगों को भ्रमित करने के लिए अनेक प्रकार के ड्रेसअप स्टाइल में जो है इनको भ्रमित करते थे, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये सारे नेताओं ने राष्ट्रवाद यानी देशभक्ति जो है जागृत किया। ठीक है, तो इस प्रकार विवेकानंद जी ने भी ये विचार प्रस्तुत किया कि ये जो है हमारे राजनीतिक राष्ट्रीय एकता ला सकते हैं, है ना। एशिया में धार्मिक विचार राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करते ही नेताओं का प्रेरणा स्रोत पश्चिमी साहित्य और अन्य साधन नहीं बल्कि वेद, उपनिषद और गीता जैसे भारतीय ग्रंथ थे। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की आलोचना किया कि इससे हमारे देश के लोग जो है बिगड़ रहे हैं, है ना, इनकी सभ्यता सही नहीं है। इसलिए हमारे देश का जो हिंदू धर्म है सबसे अच्छी सभ्यता है, इसको अपनाने के लिए सारे नेताओं ने एकजुट हुआ। ठीक है,
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27, वैश्विक गांव में संप्रेषण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। साधारण गांव के संप्रेषण की तुलना में किस प्रकार भिन्न है। वैश्विक गांव में यानी विश्व के गांव में, वैश्विक यानी होता है विश्व में अनेक प्रकार के गांव होते हैं। संप्रेषण मीन्स होता है दोस्तों जो टीवी है, रेडियो है, उसको प्रसारित करना, लोगों तक फैलाना। संप्रेषण मीन्स होता है देखना, फैलाना। तो सबसे बड़ा माध्यम उस समय जब टीवी का आविष्कार हुआ है ना, तो लोगों ने मैकलुहान नामक एक विद्वान था जिसने भविष्यवाणी कर दिया कि ये टीवी जो है, रेडियो जो है, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग एक दूसरे से बात करेंगे आपस में और दुनिया छोटा लगने लग जाएगा। अब हम अमेरिका में किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो दुनिया छोटा ही हो गया दोस्तों। अमेरिका में हम वीडियो कॉल करके उसके एक दूसरे को देख पा रहे हैं, यानी जो है ये छोटा ही हो गया। तो जो लोग जो है पहले गांव के लोग इसको विरोध करते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब टीवी का आविष्कार हुआ तो लोग जो है नाच गाने देख रहे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, है ना। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि वैश्विक गांव में संप्रेषण जो है आ गया। ठीक है, 10 सालों में उपग्रह और अन्य सशक्त प्रौद्योगिकी उपकरणों के इस्तेमाल से उभरे व्यापक टीवी नेटवर्क हमें विश्वास दिला सकते हैं कि मैकलुहान की गई भविष्यवाणी सच हो गई। बारात में बैठे बैठे हम नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनते या शारजाह में क्रिकेट मैच को देख सकते हैं। यानी हम ऑनलाइन है ना किसी भी चीज़ों को टीवी, मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। यही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण के अंतर्गत आप रेडियो है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है आदि बातों को पूरे लिख सकते हैं, है ना। इसे गांव में एक साथ रहने वाले लोग ज़्यादातर किसान होते हैं, वे एक दूसरे को नहीं जानते, है ना। एक दूसरे से कोई लेना देना उनको नहीं होता है। बड़ा किसान होता है वो छोटे किसानों से ईर्ष्या करते हैं, उनसे लेना देना नहीं रखते हैं। यानी कि गांव के जो समाज है उसमें एक साथ लोग रहते तो हैं, लेकिन यहाँ पर भी अमीरी गरीबी में फ़र्क देखा जाता है। तो यहाँ पर भी संप्रेषण का जो है सीधा और सामने होने के बावजूद इस तथ्य से प्रभावित हो सकता है दोस्तों, यानी कि एकजुटता जो है नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे बातों को आपको लिख देना है दोस्तों। धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने वीडियो को सुना। और जो लोग कम वॉच टाइम करते हैं, जिन लोग बहुत कम देखते हैं दोस्तों, वे जो है अवश्य देखें पूरा, उनसे निवेदन करता हूँ। इसलिए है ना, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मेरे तो बहुत सारे लोग देखेंगे ही वीडियो को, कई सालों तक देखेंगे, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो आपका पेपर का तैयारी 100% होगा। ये दावा है, गारंटी है। आप लोग प्लीज़ एक बार 12 मिनट का 13 मिनट का वीडियो है, एक बार बस वॉच करके देखिए पूरा फुल टाइम, और ध्यान से सुनेगा तो बहुत सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। स्टोरी याद करना है, ओपन परीक्षा में क्या करना है, स्टोरी याद करके जाना है। स्टोरी याद रहेगी तो आप उस क्वेश्चन आंसर को अपने तरीके से लिख सकते हैं। आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, कई सालों से पेपर चेक करता हूँ। ठीक है।